गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी मैट्रिक। गाइस, ये हमारा म्यूचुअल फंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 8 है। तो गाइस, अगर आपने हमारा पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। पिछले सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 चालू करने से पहले जो चैप्टर नंबर 7 में जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके मैं आंसर्स दे रहा हूँ। व्हाट इज़ एक्सपेंस रेशियो ऑफ ए म्यूचुअल फंड? क्या होता है एक्सपेंस रेशियो? Percentage of fund charged by AMC to manage the fund of an investor. Answer is C. NAV क्या होता है? Net Asset Value. B. AUM क्या होता है? AUM मतलब Asset Under Management. D. AUM क्या होता है? Is Market Value of Total Asset Managed by an Asset Management Company. C. What is Exit Load? तो गाइस, हम आपने अगर मेरा वीडियो देखा है पिछला चैप्टर नंबर 7 का तो आपको पता होगा एग्जिट लोड के बारे में मैंने बोला था। ये एक तरीके का चार्ज या पेनल्टी जैसा रहता है जो एएमसी लगाता है इफ़ यू विड्रॉ योर मनी बिफोर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका क्या रहेगा? अ फीस पेड बाय एन इन्वेस्टर हैज़ टू पे ऑन लीविंग ए फंड बिफोर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड। आंसर इज डी। फैक्ट शीट क्या होता है? फैक्ट शीट कंटेन क्या क्या कंटेंट रहता है? ओवरव्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम, यस। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, यस। हिस्टोरिकल रिटर्न्स, यस। डी। आंसर इज डी, ऑल द अबव। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क इज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज इज कंपेयर्ड। ठीक है, आंसर इज ए। टोटल रिटर्न इंडेक्स क्या होता है? टोटल रिटर्न इंडेक्स होता है Total return index track the capital gain of a group of stock and assume dividend are reinvested back into the index. Yes, answer is A. SIP क्या है? SIP is the process of investing periodically systematic investment plan और both A and B, only B. Answer is C. SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पर SIP क्या एक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग पीरियोडिकली। ठीक है, अब इसमें SIP के बारे में क्या ट्रू है? SIP से फ़ायदा क्या होता है? SIP विल हैव द रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट्स। यस, सी। बेनिफिट ऑफ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिकली जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ऐसे ही विड्रॉ भी कर सकते हो। तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान हेल्प्स इन अचीविंग अ रेगुलर इनकम, यस। प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फ्रॉम ओवर स्पेंडिंग, यस। कैन बी यूज एज ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, यस। सो आंसर इज डी, ऑल द अबव। Systematic transfer plan allows an investor to transfer fund from one scheme to another scheme of any fund. तो गाइस, अगर आपने STP के बारे में मैंने बताया था चैप्टर नंबर 7 में, उसका आपने देखा है तो आपको पता होगा STP में जो फंड ट्रांसफ़र होता है वो विद इन AMC आप कर सकते हो फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर। तो इसका आंसर रहेगा बी, फॉल्स। तो गाइस, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 8 चालू कर रहे हैं जिसका नाम है फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज इन्वेस्टर्स। ठीक है, अभी यह है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब रहता है इट्स अ मीडियम, एक मीडियम का काम करता है बिटवीन द स्कीम विच इज़ ऑफर्ड बाय द AMC एंड द इन्वेस्टर। मतलब जो AMC वो स्कीम जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसके और इन्वेस्टर के बीच का जो एक ब्रिज का काम करता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दो तरीके के होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल, एक अपना मॉडर्न चैनल। ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र है, आप उससे एडवाइस ले रहे हो, वो आपको गाइड कर रहा है और वो फिर आपको गाइड करके आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको कोई फंड सजेशन दे रहा है। या तो आप कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, जैसे HDFC है, एंजन इंडिया है, ये सब बड़े प्लेयर हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या तो आप इनके थ्रू लेते हो, है ना। या रीजनल कोई डिस्ट्रीब्यूटर है ना, कोई छोटा कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये सारे हैं अपने ट्रेडिशनल तरीके जहाँ पे आप फिज़िकली उनके ऑफिस में जाके या कोई फिज़िकली आप उनके ऑफिस में जाके कोई एक पर्सन जो फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलते हैं उनके थ्रू लेते हो, तो वो ट्रेडिशनल तरीका है। अभी नए तरीके क्या आ गए हैं म्यूचुअल फंड के? नए तरीके हैं डायरेक्ट प्लान, आप सीधा AMC से ही खरीद लो। ओके, इट कैन बी थ्रू देयर ऑफिस और डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट।
ई कॉमर्स की साइट आ गई हैं, जैसे पेटीएम मनी है, ग्रो ऐप है, ईटी मनी है, ये सब भी अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट कमीशन ये लोग वो करते हैं। रोबो एडवाइजरी की वेबसाइट आ गई हैं, जैसे पैसा बाजार .com है, स्क्रिप्ट बॉक्स है ना, ये भी सजेशन देते हैं। अभी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र कौन होता है? म्यूचुअल फंड एडवाइज़र एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है जो असिस्ट करता है अपने इन्वेस्टर्स को इन अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ ए फंड। मतलब ये वो एक क्वालिफाइड पर्सन होता है और जो असिस्ट करता है इन्वेस्टर्स को फॉर देयर बेनिफिट्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स के बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए वो सजेशन देता है अबाउट अ फंड, ठीक है। और जो प्राइम फोकस जो रहना चाहिए एडवाइज़र का, वो रहना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट को राइट इन्वेस्टमेंट का एडवाइस दे, है ना, अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सामने वाले क्लाइंट के फ़ायदे के लिए वो करे। व्हाट इज़ द नीड फॉर अ म्यूचुअल फंड एडवाइज़र? म्यूचुअल फंड एडवाइज़र की ज़रूरत ही क्यों है? एक तो कि वो आपको हेल्प करता है, आपका रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा, वो पूरा रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा आपका, उसके बेसिस पे आपको फंड सजेस्ट करेगा, है ना। तो आपको आपका टाइम बहुत बचा लेगा, वो आपका जो रिसर्च वर्क आप करते हो, है ना, आपको अपने रिस्क और गोल के हिसाब से वो सीधा फिल्टर करके आपको एडवाइस देगा। और जो बियर और बुल मार्केट चलते हैं, है ना, उसके उतार चढ़ाव से आपको बचाएगा। अभी मार्केट अगर ज़्यादा चढ़ जाएगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं अभी बढ़ गया, अभी निकलना है, या बहुत गिर गया है तो आप बोलोगे अरे बहुत गिर गया है, अभी निकलना है। तो आपको ये वोलेटाइल से बचाता है ना। वो एक तरीके का वो आपको गाइड करता है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी आपका डाउट है तो यू कैन क्लैरिफाई विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो आपको उसमें गाइड करता है। तो एक तरीके से वो आपका एडवाइज़र की तरह काम करता है, गाइड करता है आपको फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और आपका जो केवाईसी वर्क है, पेपर वर्क है, वो सब वो कर देता है, ठीक है। और वो ये क्यों करता है? तो गेट द कमीशन, उसको इसमें कमीशन मिलता है, ठीक है, इसलिए वो ये करते हैं। अब ये द स्टेप टू फॉलो टू बिकम अ म्यूचुअल फंड एडवाइज़र। अगर आपको म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बनना है तो आपको क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है? एक तो है एक वेबसाइट है NISM, ठीक है, जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। आपको वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा जिसका नाम है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम, ठीक है। ये एग्ज़ाम में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो रिलेटेड रहते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, इसके लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, वो एग्ज़ाम के थ्रू पता चलता है। और आपको एक ARN कोड और एक सर्टिफिकेट लेना रहता है AMFI से। AMFI क्या है? ये एक एसोसिएशन है फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, ठीक है। और आपको KYC कंप्लीट करना रहेगा, जिसको KYD बोलते हैं, नो योर डिस्ट्रीब्यूटेड डॉक्यूमेंट्स। वो आपको जिस AMC का आप डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो म्यूचुअल फंड का, उसका आपको KYD कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। और ये सब करने के बाद ही आप ये म्यूचुअल फंड जो है सेल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एडवाइज़र जो है उसको कमीशन कितने टाइप के मिलते हैं? दो मिलते हैं कमीशन। एक तो रहता है अप फ्रंट और दूसरा ट्रायल कमीशन। अप फ्रंट मतलब सपोज़ आपका इन्वेस्टर ने जो पेमेंट किया पहला, ठीक है ना, मान लो उसने 50,000 का पेमेंट कर दिया या 1 लाख का पेमेंट कर दिया, तो सीधा अप फ्रंट आपको कितना मिल जाएगा? 0.5। तो आपको सीधा 500 रुपये अप फ्रंट कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद ट्रायल बेसिस पे मिलता जाएगा जब तक वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट रहेगा थ्रू आपने जो ये किया उसको रेगुलर प्लान बोलते हैं। वो जब तक उसमें इन्वेस्टेड रहेगा वो जो कमीशन है वो आपको जाता रहेगा, वो ट्रायल बेसिस पे चलता रहता है। अभी है, जब आप कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र चूज़ कर रहे हो तो आपको क्या क्या क्वालिटी देखनी चाहिए उसमें। सबसे पहला तो उसका क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, वो सर्टिफाइड प्लानर है कि नहीं, सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं, है ना, उसको नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस कितना है। कॉम्पेंसेशन ऑफ द एडवाइज़र, तो मेनली
आप जो एडवाइज़र जो है, एक्चुअली में दो तरीके के एडवाइज़र होते हैं। एक तो क्या है, जो म्यूचुअल फंड है उसके कमीशन के थ्रू कमाते हैं। मतलब जैसे रेगुलर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5 है, ठीक है, और डायरेक्ट का है आपका 1%। तो जो 0.5 है वो एडवाइज़र को जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप इन्वेस्टेड रहोगे वो 0.5 जाता रहेगा उसको, ठीक है। दूसरे होते हैं जो आपसे फीस चार्ज करते हैं, ठीक है, और इन्वेस्ट कराते हैं आपको, सिर्फ गाइड करते हैं कि आप ये लीजिए, और वो आपका इन्वेस्टमेंट कराते हैं डायरेक्ट प्लान में, ठीक है। तो वो आपको मान लो 1000 रुपीज़ चार्ज कर लेंगे, ठीक है, अपफ्रंट। रेगुलर वाले में क्या है, वो आपसे कुछ फ़ीस चार्ज नहीं करेगा, तो वो जो फीस है आपको पे करना रहेगा टिल द टाइम यू आर इन्वेस्टेड इन दैट स्कीम। और एक होते हैं जो आपसे सीधा डायरेक्टली अपफ्रंट फीस ले लेते हैं, है ना, अपफ्रंट फीस ले लेते हैं वो आपसे, और उसके बाद आप डायरेक्ट फंड में वो आपको सिर्फ एडवाइस करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट करा देते हैं डायरेक्ट में, ठीक है, जो एक फिक्स फीस जो देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से अगर आप फंड मैनेजर सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा लेना चाहिए जिसका फिक्स फीस हो फॉर द सर्विस, ठीक है। क्योंकि ये जो आप रेगुलर वाला लेते हो इसमें कंपाउंडिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपका होराइजन जो 20 साल का है, 30 साल का है, तो आपको ये जो अपफ्रंट जो ले रहा है वो सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो आपको ये परसेंटेज वाइज चार्ज कर रहा है, ठीक है। उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है ना, पास्ट रिकॉर्ड कैसे है, उसके क्लाइंट कितने हैं, वो सब। एसेसिबिलिटी मीन्स जब आपको कोई क्वेरी होता है तो वो आपका क्वेरी सॉल्व करता है, इजीली अवेलेबल है कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं एक बार आप उसने आपका इन्वेस्टमेंट करा दिया रेगुलर फंड में, उसके बाद आपका कॉल नहीं उठा रहा है या आपसे अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंटियलिटी है कि नहीं, मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो अपना फाइनेंस के बारे में, उसको वो कहीं पब्लिक तो नहीं कर रहा है बाहर। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको एक उसमें देखने चाहिए। अब है गाइस, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, कैन एनआरआई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, क्या एनआरआई जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है इन म्यूचुअल फंड? तो इसका आंसर है यस, एनआरआई भी इंडिया में ये कर सकता है इन्वेस्टमेंट विदाउट सीकिंग एनी स्पेशल परमिशन फ्रॉम एनी अथॉरिटी, ठीक है। उसको कोई स्पेशल परमिशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट दैट ऑल्सो ही कैन इन्वेस्ट। अभी इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आपको इंडिया में बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है, ठीक है, इंडिया में बैंक अकाउंट चाहिए, और आप वहाँ से जिस कंट्री में आप रहते हैं, सपोज़ यूएस में रहते हैं, तो यूएस से आप अपने ये वाले अकाउंट में, इंडियन वाले अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करिए, और यहाँ से फिर आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा है इसमें कोई बैंक अकाउंट का नीड नहीं है, आप सीधा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम योर एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट क्या होता है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर नो योर कस्टमर केवाईसी रिक्वायरमेंट एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। अच्छा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो आपको सबसे पहले एक केवाईसी कंप्लीट करना होता है। केवाईसी क्या है? ये एक्चुअली में एक क्या बोलते हैं, वैलिडिटी टाइप का रहता है। इसमें क्या है, आप अपना पैन कार्ड देते हो, आप अपना आधार कार्ड देते हो, एड्रेस प्रूफ देते हो, है ना। इसमें आप अपना बैंक का अकाउंट लिंक कराते हो, उसमें फ़ोटो देते हो, सिग्नेचर करते हो। तो एक रहता है जिससे ये पता चलता है कि यू आर नॉट अ फ्रॉड, है ना, आप फर्जी काम नहीं करो, यू आर यूजिंग योर पैन कार्ड। तो उससे ट्रैक व्रैक रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग कम हो जाती है, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं ना। आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, लाइक यू आर ए प्रॉपर इन्वेस्टर हो आप, ठीक है। अभी व्हाट इज़ ई के वाई सी एंड द प्रोसेस एंड द फीचर ऑफ ई के वाई सी। ई के वाई सी क्या होता है? ई के वाई सी एक्चुअली में पेपरलेस आधार कार्ड बेस्ड प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द के वाई सी डॉक्यूमेंट। मतलब जो ऊपर वाला केवाईसी प्रोसेस था, इसमें आप ऑफलाइन भी करा सकते हो। इसमें आपको फॉर्म डाउनलोड करना रहेगा, वो पूरा फिल करना रहेगा, फ़ोटो पेस्ट करना रहेगा, सिग्नेचर करना रहेगा, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, उसको सबमिट करना रहेगा।
ई-केवाईसी में क्या रहता है, आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करनी रहेंगी और आपको आधार कार्ड से साइन करना रहेगा उसको। वो कैसे करना रहेगा, आपको आधार कार्ड नंबर डाल के एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आपको लगा देना है वहाँ पर, तो आपका ये ई-केवाईसी हो जाता है। ठीक है, अभी व्हाट आर द पेमेंट मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर मेकिंग परचेस एंड सेल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अभी कौन कौन से पेमेंट मैकेनिज्म हैं टू मेक द परचेस और सेल ट्रांजेक्शन। तो आपको ख़रीदना बेचना है तो क्या क्या आपको पेमेंट के मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। तो फॉर परचेसिंग म्यूचुअल फंड स्कीम, तो आजकल की बात करूँ अगर मैं, तो आजकल आप ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, चेक के थ्रू कर सकते हो, है ना। और अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ये अकाउंट में डाल सकते हो, ऑटोमेटिकली सेटिंग कर सकते हो कि आप एवरी मंथ आपका इतना कुछ फिक्स अमाउंट कटता रहेगा बैंक अकाउंट से, तो आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आजकल तो बहुत सिंपल हो गया है, इनफैक्ट यूपीआई का भी ऑप्शन आ गया। आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है तो आप सीधा यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के बहुत ऑप्शन आ गए ऑनलाइन, यू डोंट हैव टू एक्चुअली चेक वेक का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, आजकल ऑनलाइन ही बहुत सिंपल हो गया है, ईजी। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट प्लान अवेलेबल इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम। अच्छा, अभी म्यूचुअल फंड स्कीम में कितने तरीके के प्लान होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है रेगुलर। अभी डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट प्लान उसको बोलते हैं जो आप डायरेक्टली एएमसी से ख़रीद रहे हो। इसमें कोई एडवाइज़र नहीं रहता है बीच में, है ना, या तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है, यू आर डायरेक्टली बाइंग फ्रॉम द एएमसी। और रेगुलर में क्या है, कोई एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर बीच में रहता है। तो गाइस ऑब्वियसली जो रेगुलर का जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट फंड। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा हमेशा आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही लीजिए, उससे आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है। ठीक है, बहुत सारा पैसा बच जाता है इन द लॉन्ग टर्म। तो आप इसमें भी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, कम से कम 0.75 से 1% पर एनम जो है वो लोअर रहता है फ्रॉम द रेगुलर प्लान। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। डायरेक्ट ही प्लान लेना है आपको, तो आपका ये एक्सपेंस बहुत बच जाता है। फिर है एसओए। क्या होता है एसओए का मतलब रहता है म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कंसोलिडेटेड समरी अकाउंट। मतलब क्या है, इसमें आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स रहता है, एक्चुअली में योर प्रोफाइल रहता है, जिसमें आपका नाम रहेगा, है ना, ईमेल आईडी रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, बैंक अकाउंट का डिटेल रहेगा, नॉमिनी मेंशन रहेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स रहेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, करंट वैल्यू रहेगा, टाइम पीरियड टू मैच्योर इफ क्लोज एंडेड फंड है। तो ऐसा ही क्या रहता है एक्चुअली में, एक तरीके का वो डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें ये सारी डिटेल रहती हैं। ठीक है, आपका नाम रहेगा, वो रहेगा आपका, है ना, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें रहेंगी उसमें। अभी की लर्निंग क्या है, दे आर वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल फॉर म्यूचुअल फंड एंड दैट कैन बी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। यस, a mutual fund advisor help you invest under the right plan based on your preference. Yes, an NRI can invest in mutual fund without seeking permission of any higher authority, any special authority. Under these two basics, KYC is important to avoid any kind of siphoning of fund or fraud activity later. Yes, for purchase mutual fund scheme, investor can use online banking, net debit card payment. Yes, वो भी कर सकते हैं। Every mutual fund scheme offer two plan, regular और direct. Yes guys, तो यहाँ पे गाइस अपना समरी भी हो गया है। नाउ वी विल मूव टू द आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राउंड। तो गाइस ये म्यूचुअल फंड सीरीज़ का आखिरी चैप्टर है। आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, और आपका बहुत क्वेरी आया है इससे रिलेटेड, और आपका फर्दर भी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क फ्रीली। ओके, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो हमसे, एंड वी विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस पॉसिबल। ठीक है गाइज,
तो इसमें क्या है, मैं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स इसमें ही दे दूंगा ताकि एक अलग से वीडियो ना बनाना पड़े उसके लिए। ठीक है, तो हम साइड बाय साइड करते जाएंगे। अंडर विच शेड्यूल ऑफ सेबी रेगुलेशन इज द एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड मेंशन्ड। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका तो देखना पड़ेगा कौन सा है ना, इसका तो देखना पड़ेगा। इज द कलर कोडिंग स्कीम इन म्यूचुअल फंड रिप्लेस बाय रिस्कोमीटर, ये भी देखना पड़ेगा। मेजरली अंडर हाउ मेनी कैटेगरीज इज म्यूचुअल फंड डिवाइडेड, कितने तरह की कैटेगरी होती हैं? 2 तरीके की होती हैं। कैन एनआरआई इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम इन इंडिया? यस। व्हाट आर द टाइप ऑफ कमीशन अर्नड बाय अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर? एडवाइजरी फीस, अपफ्रंट, ट्रायल कमीशन, ऑल द अबव। ठीक है। विच वन इज वन ऑफ द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम? डायरेक्ट या थ्रू रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, नन ऑफ द अबव। नया तरीके का डायरेक्ट प्लान वाला है। कैन चेक बी यूज फॉर परचेसिंग द म्यूचुअल फंड यूनिट? यस। इज इट compulsory to get the KYC done before investing in mutual fund? Yes, definitely. Which of the following is traditional distribution channel? A, B, C, तीनों ही है, all the above. Expenses are higher in which plan? Indirect plan में ये रहता है, ज़्यादा रहते हैं। ठीक है गाइस, तो थैंक यू गाइस फॉर ये for supporting us, and I hope you must have learned something from our videos. ठीक है, ठीक है गाइस। तो इसमें जो ये वाला जो क्वेश्चन है, कहाँ गया? सेबी वाला। अंडर विच शेड्यूल ऑफ सेबी रेगुलेशन इज द एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर म्यूचुअल फंड मेंशन? तो गाइस ये एक लिस्ट रहता है जो सेबी के रेगुलेशन का सर्कुलर्स जो रहता है उसमें ये मेंशन किया गया है। 6th शेड्यूल में ये मेंशन किया गया है और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और सेकंड नंबर का इज़ द कलर कोडिंग स्कीम इन म्यूचुअल फंड रिप्लेस्ड बाय रिस्कोमीटर। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा गाइस, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के बारे में सर्च करोगे ना तो उसमें नीचे लास्ट में एक रिस्कोमीटर रहता है ना, जिसमें ग्रीन है, थोड़ा लाइट ग्रीन है, ऐसे ऐसे करते करते रेड और डार्क रेड आएगा। अभी डार्क रेड है, इसका मतलब हाई रिस्क है उसमें, तो ये ऑब्वियसली ये एक रिप्लेस किया गया है बाय रिस्कोमीटर लगा के। ओके, तो आंसर इज ट्रू, ए है इसका आंसर। ओके गाइज, thank you for watching our video. If you like it, like my video, subscribe my video and hit the bell icon. Thank you guys.